जैसे कल का पेपर हुआ वाइल्ड लाइफ का, उससे तुम्हें एक चीज़ क्लियर होगी कि JKSSB का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। इवन TA का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। अब इन एग्ज़ाम से हमारे सामने एक चीज़ आ जाती है कि हमें अपनी लेवल ऑफ जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। कोई भी एग्ज़ाम है उसमें अब डिफरेंस कैसे आ रहा है, देखो पहले हम इसको देखते हैं कि ये डिवाइड कैसे होता था। एक होता था मैथ, फिर आ गया रीजनिंग, ठीक है, फिर आ गया इंग्लिश, फिर आ गया जनरल स्टडीज़, और उसके बाद आ गया स्टैटिक मटेरियल, ठीक है। मैथ रीजनिंग जो है इसका जो लेवल है अब मैथ्स का वो SSC लेवल का हो चुका है। पेपर सॉल्व किया होगा तुमने SSC लेवल, एंड इसका क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं क्वेश्चंस के, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं हो रही है, बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या हो रहा है, अब टाइम ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से जब टाइम इंक्रीज होता है तो बच्चे का क्या, पूरे एग्जाम में हम क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं, है ना, कि जैसे 30 मिनट्स हम इसको दे देंगे, है ना, रीजनिंग मैथ को, इंग्लिश को दे देंगे हम 10 से 12 मिनट दे देंगे। उस तरीके से जब टाइम डिवाइड होता है, जब मैथ ज़्यादा टाइम लेने स्टार्ट हो जाए तो बच्चों को क्या होता है, बाकी चीज़ों के ऊपर रिलायबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम जनरल स्टडीज़ का देखें, जनरल स्टडीज़ तो अब ऐसा हो गया है कि जो CDS लेवल का था ना, जैसे UPSC कंडक्ट करवाती थी, जब SSC लेवल भी नहीं, जो UPSC लेवल पे जाता है ना, जैसे CDS के एग्जाम्स होंगे, उस लेवल का क्या हो गया है, इसकी डिफ़िकल्टी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। बट हमेशा एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कोई भी एग्जामिनेशन, जब भी कोई पेपर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको एक रेशो बनानी होती है। रेशो क्या होगी, रेशो होगी डिफ़िकल्टी की और एवरेज एंड इजी, ये 3 पार्ट में कोई भी पेपर उनका डिवाइड होगा। डिफ़िकल्टी लेवल 50% ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर का कभी नहीं होता। डिफ़िकल्टी अगर 50% से ऊपर जाएगा ना तो समझ लो वो सबके लिए पेपर जो है वो डिफ़िकल्टी होगा। मैक्सिमम हम लेके चलेंगे कि 50% ही पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट होगा, 50% से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि एवरेज और इजी लेवल, ये जो 2 लेवल हैं, इजी लेवल में आ गया, देखो इजी लेवल क्या होता है, जैसे हमारा स्टैटिक हो गया, स्टैटिक पोर्शन, जैसे रिवर्स का नाम, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और उसकी कैपिटल्स, हमने ये ऑलरेडी क्लास में करी है। ये बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं और ये आते भी इस इजी कैटेगरी में है। बट होता क्या है, बच्चे इन चीज़ों को, क्योंकि ये बेसिक मटेरियल है, बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, तो बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। जैसे कि आपको आ गया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, हेड्स कहाँ पर हैं, ये चीज़ें जो जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ये इतना ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जो क्वेश्चन आया था, ठीक, हमेशा और मेजरली फोकस कहाँ जाता है, फोकस आता है कि हम डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जब आप पूरा पेपर देखते हो, अगर 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, बाकी 40 के 40 क्वेश्चन एवरेज प्लस इजी लेवल के होंगे, ठीक। अब होता क्या है, अगर हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, हमारी मिस्टेक्स, हमारा रहना चाहिए यहाँ पे हमारी मिस्टेक बिल्कुल ना हो। अगर हमने इन 40 क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं करी, है ना, तो क्या होगा, 40 × 2 करके देखो 80 मार्क्स बन जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन हुए ना, फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन हुए, अगर आप 40 भी ठीक करते हो तो 80 हो गए, और वो नेगेटिव वाला हम अगर नहीं लेकर चलें। जैसे ही आप पहला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट एनकाउंटर करते हो, लगातार पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, तो आपको लगता है पेपर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इतना डिफिकल्ट पेपर ही बड़ा डिफिकल्ट आ गया था, हमें समझ नहीं आया। बट जब आप ऐसे बाद में एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हो, और इसलिए जब बाहर से लोग कोई और पेपर को एनालाइज करता है और देखता है ना, वो बोलता है पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने पेपर एक तो उस माहौल में नहीं देखा होता जिस माहौल में एग्जाम आप दे रहे होते। दूसरा क्या होता है कि एंजाइटी लेवल जो होता है पेपर देते वक्त बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत हाई होता है, आपको ये टेंशन रहती है, जैसे सिंपल क्वेश्चन भी होगा आपको होगा कि कहीं मैं गलत ना कर दूं क्योंकि नेगेटिव में मार्क्स जाएंगे, है ना। जबकि आप नॉर्मल क्लास में कर रहे होंगे, आप मिस्टेक भी करते हो, आप फिर भी तुक्का लगा देते हो ना, क्योंकि उसका आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जामिनेशन हॉल में तुक्का लगाने से भी टेंशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुक्का पहले तो अवॉइड करना चाहिए, तुक्का भी नहीं होता, दैट इज एजुकेटेड गेस, ठीक है।
पर जब हम ये 10 क्वेश्चन इनकाउंटर करते हैं तो हमें लगता है कि डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो गई है और हम ये बाकी 40 क्वेश्चंस को निगलेक्ट कर देते हैं और फिर हमारी मिस्टेक्स इन क्वेश्चंस में होती है। देखो 2 लेवल जो है वो एसएससी का हो चुका है, बट एसएससी इसी पैटर्न पे चलती है। एसएससी कभी भी पेपर की जो डिफ़िकल्टी है वो 50% से अबव नहीं करती है, प्रोवाइडेड आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो आपका स्टैटिक मटीरियल है वो कवर्ड होना चाहिए। अगर आपका स्टैटिक कवर्ड है ना बेटा, तो एवरेज में लगा लो, एवरेज में आ गया आपका करंट के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो रेगुलरली चेंज हो रहा है, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, बार बार उसको पता होना चाहिए आपको कि आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ, बुक कौन सी रिलीज हो रही है ना। जैसे अब इंडिया ने मैच जीता है, कौन से कहाँ पे मैच जीता, किसके साथ मैच हुआ, ये चीज़ें जो अपडेट होती हैं ये आपको नहीं पता होता है, तो ये चला जाता है किसमें, एवरेज में। ठीक है, नहीं कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की आई, ये सब चीज़ें, बट आप इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। मतलब आंखें बंद करके आप एवरेज मटेरियल के ऊपर नहीं रिलाई कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर रिलाई किया तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा स्टैटिक, या फिर आप इतना टाइम नहीं डिवोट कर पाते हो, है ना, हर रोज़ करंट अफेयर्स को नहीं दे पा रहे हो, बट आप स्टैटिक मटेरियल को तो दे सकते हो ना। स्टैटिक मटेरियल जो है जिसको हम ईजी में रखते हैं वो 40% ऑफ द पेपर होता ही होता है, चाहे वो मैथ रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे कुछ भी। अब ये कैसे, देखो अगर मैं मैथ रीजनिंग की बात करूं, वैसे तो तरुण सर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, बट जिनका जैसे परसेंटेज हो गया, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, या फिर रीजनिंग के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गए, या ब्लड रिलेशन हो गए, ये चीज़ें तो बेसिक तो इनका 10th क्लास से है ना, 10th क्लास का बेसिक है। अगर आप इसमें मिस्टेक्स नहीं करो, इसमें मिस्टेक्स कौन सी होती है बच्चों की, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, जैसे बॉड मास, बच्चे बॉड मास को यूज़ करना इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसको अच्छे से यूज़ नहीं करते। जब बॉड मास को अच्छे से यूज़ नहीं करते तो आपकी प्लस माइनस में डिफिकल्टी हो जाती है, उसकी वजह से बड़े सारे बच्चों का क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता ही होता है। और ये मतलब बच्चों का बहुत अच्छे एक्सपीरियंस बच्चों का भी क्वेश्चन गलत होता है। फिर आगे रीजनिंग का, रीजनिंग को बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन करते हैं, ईजी लगता है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करते। रीजनिंग होती ईजी है, जैसे डायरेक्शंस, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ लेकर चलनी है ना। अब देखो आई नो इसमें ट्रिक्स सब लोग यूज़ करते हैं, ट्रिक्स लर्न करो, ट्रिक्स करो, बट हमेशा रिलाई करो, हमेशा ये चीज़ करो कि स्टैटिक पहले अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, फिर ट्रिक्स पे जाओ। क्या हो गया ना, ज़्यादा मटेरियल होने की वजह से यूट्यूब में भी मटेरियल हम देख रहे हैं, बाद में क्या होता है, डायरेक्ट आप करते हो ट्रिक्स, शॉर्टकट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन। शॉर्टकट की वजह से क्या होता है, आपका बेस क्लियर नहीं होता, बेस क्लियर नहीं होगा। आप देखोगे जैसे अगर हम डायरेक्शन क्वेश्चन कि वो बंदा इतनी बार लेफ्ट टर्न हो रहा है, तो वो बोल देंगे जितनी बार लेफ्ट टर्न होगा आप प्लस कर दो, राइट टर्न होगा आप माइनस कर दो, तो प्लस माइनस तो करोगे, बट बीच में जब क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन इस तरीके के नहीं आते कि प्लस माइनस ही हो रहा है। कभी कभी वो बोलता है कि 90 डिग्री लेफ्ट टर्न हुआ, कभी बोलेगा 45 डिग्री, तो क्या होता है, ट्रिक के चक्कर में बच्चा ये छोटी छोटी मिस्टेक करता है और जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए बेसिक्स जो हैं, चाहे वो रीजनिंग के हैं चाहे वो मैथ के हैं, हमेशा एक बेसिक तरीके से, जैसे आप स्कूल टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पहले हर टाइप के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना सीखो। समझ आई कि कैसे करना है। अगर बॉड मास में बेटा आपको ऐसे लग रहा होगा, बट बॉड मास में सबसे ज़्यादा बच्चों की मिस्टेक होती है। बच्चे क्वेश्चन दिया होगा सिर्फ, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 336 ब्रैकेट में डाल दिया इसको, छोटी ब्रैकेट में, फिर इसको प्लस इतने, प्लस ये, इनटू ये, डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो क्या आएगा। ये रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, और ये क्वेश्चन बच्चों का गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, और जब ट्रिक्स आती है, ट्रिक्स वाले बोलते हैं इसको ऐसे कर लेना, इसको प्लस कर लेना, तो ट्रिक्स के चक्कर में क्या होता है, बेस खराब हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में ट्रिक्स ज़रूरी हैं, पर बेसिक आपका पहले होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ आ गई इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशंस, वर्ड मीनिंग्स, ये सब आजकल क्या हो रहा है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये हैं, इनका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि न्यूज़पेपर, जो बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आप लोग न्यूज़पेपर पे फोकस नहीं कर रहे हो, है ना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, ना ही कोई बुक्स पढ़ते हो, एक्स्ट्रा बुक्स, या फिर गवर्नमेंट पब्लिशिंग, जैसे PIB हो गया, गवर्नमेंट का अपना चैनल है, PIB पे गवर्नमेंट पब्लिश करता है, कुरुक्षेत्र की मैगजीन निकलती है, अलग अलग मैगजीन। तो आजकल क्या हो रहा है, जब एक ट्रेंड फॉलो होता है ना कि अब ये लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही हैं, वैसे ही वर्ड्स क्या हो रहा है, डायरेक्टली न्यूज़पेपर से यूज़ किए जा रहे हैं।
तो आपने अपने अंदर क्या करना है, ज़्यादा नहीं तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज आता है, ठीक है, हर न्यूज़पेपर में, डेली एक्सेलसियर में भी होता है और इसमें भी होता है, हिंदू में भी और क्या कहते हैं उसमें, इंडियन एक्सप्रेस, सब में होता है। ऑनलाइन चले जाओ, टेलीग्राम पे देख लो, कहीं पे भी, वहाँ पे आपको एडिटोरियल पेज मिल जाएगा। आपने एडिटोरियल पेज को रीड करना स्टार्ट करना है। इसकी रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पेज की। क्यों? इससे आपके जो वर्ड्स है ना, आपको वर्ड्स इंग्लिश के कोई डेली लर्न नहीं करवा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर आपको बोले ये रहा बेटा 100 वर्ड्स, अब ये 100 वर्ड को रट्टा मार लो, है ना। क्यों? क्योंकि आपको वर्ड्स भूलेंगे ही भूलेंगे। उसके कितने भी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ कि गुड को बड़े सारे तरीके से, उसके बड़े सारे वर्ड्स उसमें सिनोनिम्स कर सकते हैं, उसके एंटोनिम्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो आप जब तक आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं होगी, आप रोज़ कोई नया वर्ड नहीं देखोगे, तब तक आपको क्या करेगा, वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कैलकुलेट करो, ताकि जो नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं उसमें आप उन वर्ड्स को लिख सको। उसको क्या करना है, उसको एक नोटबुक पे लिखना है, ताकि ये आज आपको नया वर्ड मिला है, उस वर्ड का मीनिंग आपने साथ में लिखना है। क्योंकि किसी भी वर्ड को देखो ना, अब मैं बोलूँ दिस इज़ फेयर, है ना, तो ये फेयरनेस, अब फेयरनेस भी तो कितने कितने तरीके से बजा सकती है ना। इक्वालिटी भी फेयरनेस है ना। तो अब आप उस वर्ड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, वो आपको तब पता चलेगा जब आप उसको पैराग्राफ में पढ़ोगे। समझे? ओके। नेक्स्ट आ गया जीएस। देखो जीएस में क्या है, जीएस के कुछ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, इन सब्जेक्ट्स में बड़ी सारी चीज़ें जो हैं, ये स्टैटिक जो है ये सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। एक्सेप्ट फॉर पॉलिटी में कोई न्यू लॉ आ जाएगा, जैसे बीएनएस न्याय संहिता आया, है ना, साक्षर संहिता आ गया, ये जो हमारे 3 लॉज नए आईपीसी चेंज होके 3 नए लॉज बने हैं, है ना। एक्सेप्ट फॉर दैट बाकी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, वो तो सेम है ना। ये चीज़ें, ये आपको जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स कोई नहीं पढ़ता, 450 आर्टिकल्स किसी को लर्न नहीं होंगे, बट 450 नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है। अगर आप डेली के 10-10 आर्टिकल भी करते हो, सिर्फ आपको पहले के 200 के करीब आर्टिकल जो हैं वो आने चाहिए, 200 के करीब आने चाहिए। डेली के 10 से 20 आर्टिकल्स, उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। वो आर्टिकल्स तो आप देखो ना, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, ये तो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा आप नॉर्मली आपने सुने होते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। इवन जब आप एडिटोरियल करते हो, एडिटोरियल में भी क्या होता है, ये आर्टिकल जो हैं ये रिपीट होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? देखो ये चीज़ तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा होगा ना कि इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम एग्जामिनेशन पेपर में बैठोगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मटेरियल तुम लोग सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हो, और स्टैटिक जो है वो एक्चुअली में सीडीएस लेवल का आ रहा है, ठीक। वो चीज़ नहीं रही जो पहले एग्जाम होता था, सिंपल नाम पूछेंगे यही आएगा, यही रूलर का नाम आएगा। अब क्या हो गया, रूलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये स्टैटिक मटेरियल है, इस पे तुमको फोकस करना ही पड़ेगा। इसको अगर फोकस नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो तुम नहीं कर सकते, पर जो चीज़ सिमिलर है वो तो करो। और रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स डेली 10 क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, डेली 10 क्वेश्चन होते हैं। वही मैंने पहले भी कहा था, डेली 10 क्वेश्चन, उनको अगर तुम रोज़ के रोज़ 10 क्वेश्चन पढ़ो, वो हार्डली 5 मिनट लेते हैं। 5 मिनट दो अपने दिन के, उसको 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को पढ़ लो, वो तुम्हारे डेली का करंट अफेयर्स कवर कर देंगे। उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके बिना आपका, आप बोलो कि अब पुराना टाइम रह गया है कि हम आराम से एक पेपर से 1 महीना पहले पढ़ेंगे हो जाएगा क्लियर, वैसा नहीं रहा है टाइम। अब आपको रेगुलरली मेहनत करनी पड़ेगी, और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हर बार, हर एग्ज़ाम के बाद अगला पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट होगा ही होगा। समझ आई? सेम नहीं रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? पक्का? क्या पूछा करण, क्या बताया मैंने अभी? क्या बताया? कितने क्वेश्चन? क्या? हाँ,